जो भावनाओं के साथ चलता है और इस देश के नेता इस देश के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके चलते हैं। भावनाओं के बाद ये देश दो चीज़ों से चलता है, एक बैंक से, दूसरा बीएसई से, और ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला स्टॉक एक्सचेंज है। मार्च में 26,000 के आसपास सेंसेक्स इंडेक्स था 2020 में, जो 2021 सितंबर में 60,000 सेंसेक्स को क्रॉस कर गया। अभी ये दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला सेंसेक्स इंडेक्स है। इस देश में 2020 में कोरोना आया और 2020 से लेके 21 तक इस देश के लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। रेस्टोरेंट बंद हो गया, टैक्सी बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गया, फ्लाइट बंद हो गया, हर चीज़ बंद हो गया। लेकिन ये बीएसई बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भावनाओं के बाद बैंक और बैंक के बाद बीएसई, और यही तीन चीज़ जो है इस देश को चलाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस देश के लोग जब बर्बाद हो रहे थे तो बीएसई अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था और आबाद हो रहा था? इसके पीछे जांच होना चाहिए। और जांच मैं इसलिए कहता हूं ना कि आखिर सरकारी संपत्तियों को क्यों बेचा जा रहा है, जब हमारे देश का शेयर बाजार जो है इतना ग्रो कर रहा है, तो हमारे देश के सरकारी संस्थान क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे हैं? मैं अनेकों वीडियो में बोल चुका हूं कि घर का गार्जियन जब असक्षम हो जाता है तो उनके बच्चे आवारा हो जाते हैं, लेकिन घर का गार्जियन जब सक्षम होता है तो बच्चे काबिल हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब सरकारें निकम्मी हो जाती है तो सरकारी संपत्तियां बिकना शुरू हो जाता है। और शायद यहाँ पे जितने ट्रेडर्स हैं, जितने इन्वेस्टर हैं, उनको पता है कि सब कुछ तो बिकने ही वाला है और सबको तो यही खरीदा जाता है। इसलिए भी ये जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला सेंसेक्स है अभी वर्तमान समय में। पहले नहीं था, 2020 के पहले नहीं था, लेकिन अभी है। ये भारत का एक भाग्य विधाता में से एक है। तो ठीक है, यहाँ पे आपने सुना होगा कि अच्छे अच्छे लोग जो है कंगाल हो जाते हैं और एक रोड चलता हुआ आदमी जो है, हर्षद मेहता जैसा जो है, करोड़ों अरबों का घोटाला कर जाता है और बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। आखिर ये बीएसई भी घोटाले से बाज नहीं रहा। जैसे हमारे देश का कोई ऐसा सरकारी संस्थान नहीं है जहाँ पे घोटाला नहीं होता है, वैसे ही यहाँ पे भी घोटाला। और एक और चीज़, कोरोना में जब सबकी नौकरी चली गई थी, सब लोग बर्बाद हो रहे थे, सब लोग डरे हुए थे, तो बीएसई आखिर ऊपर क्यों जा रहा था? हालांकि जाना चाहिए, और ये अगर ऊपर जा रहा है तो हमारा देश का जो है इकोनॉमी ऊपर जा रहा है, और जब हमारा देश का इकोनॉमी ऊपर जा रहा है तो हमारा देश का विकास हो रहा है। जब हमारे देश का विकास हो रहा है तो हमारे देश की सरकारी संपत्तियां बिक क्यों रही है? 3 से 4 दिन पहले जो है एयर इंडिया बिक गई, टाटा को चली गई। रेलवे लगभग 50% प्राइवेट हो चुका है। शिपिंग यार्ड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बिकने वाला है। उसके अलावा भी LIC बिकने वाला है, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। भारत पेट्रोलियम जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, चलिए लॉस में BSNL चल रहा है, उसको नहीं बेच रहे हैं, लेकिन भारत पेट्रोलियम जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जो नवरत्न कंपनी है, उसको बेचा जा रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, बड़े लोगों को खरीदना है। जो पैसे वाले लोग हैं वो इन सब चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, और जो आम आदमी है, जिनकी ये संपत्ति है, एक्चुअल में सरकारी संपत्ति हमारी है, वो आम आदमी को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। वीडियो बनाएंगे, ये बात सच है, लेकिन आवाज़ नहीं उठाएंगे। जिस दिन ये और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं अपने देश के लिए जाति धर्म से ऊपर उठ के आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे, तो शायद सरकारी संपत्तियां नहीं बिकेगी। और सरकारी संपत्ति नहीं बिकेगी, नाम सुने थे HMT ट्रैक्टर का, HMT घड़ी का, शायद आप लोगों को याद भी नहीं होगा, बहुत से लोगों को याद होगा।
इस देश में सबसे अच्छा ट्रैक्टर एचएमटी बनाता था, सबसे अच्छा घड़ी एचएमटी बनाता था। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि एचएमटी कंपनी को बिकना पड़ा? इस देश का सबसे बढ़िया पेट्रोलियम सर्विसेज जो है भारत पेट्रोलियम देता है। आखिर क्या है कि भारत पेट्रोलियम को बिकना पड़ रहा है? इस देश का सबसे बड़ा इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो एलआईसी है। आखिर ऐसा क्या है कि एलआईसी को बिकना पड़ रहा है? इस देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर जो है वो रेलवे है। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जो रेलवे को बिकना पड़ रहा है? इस देश का सबसे बड़ा एयरलाइंस जो है एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्पाइस जेट मुनाफे में और एयर इंडिया घाटे में? इस देश का सबसे बड़ा टेलीकॉम बीएसएनएल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जियो और एयरटेल फायदे में और बीएसएनएल नुकसान? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें कुछ मतलब ही नहीं है। और यही कारण है कि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी हम आम आदमी को चूसा जाता है। इस देश में 95% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5% संपत्ति है। 95% लोगों के पास सिर्फ 5% संपत्ति है और 5% लोगों के पास 95% संपत्ति है। जो दुनिया का इंडेक्स है 80% लोगों के पास 20% संपत्ति और 20% लोगों के पास 80% संपत्ति, उससे बहुत खराब इंडेक्स है हिंदुस्तान का। उसके पीछे बहुत सारा रीजन है, क्योंकि हम लोग जातियों में बटे हैं, पार्टियों में बटे हैं, क्षेत्र में बटे हैं और इन सब चीज़ों का नाजायज फायदा जो है यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ उठाती है। और हर पार्टी, अंग्रेज 1947 में इस देश को आज़ाद करके चले गए, लेकिन हमारी मानसिकता आज़ाद नहीं। अगर हमारी मानसिकता आज़ाद हुई होती तो शायद उसके बाद से कांग्रेस हम पे शासन नहीं करता और हमें गुलाम नहीं करता। और उसके बाद से अभी मोदी जी का सरकार है, जितना भी अच्छा कंपनी है बेचो। तो हमारी मानसिकता जिस दिन आज़ाद हो जाएगी और हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के सोचना शुरू कर देंगे। एक्चुअल मुद्दा ये है, युवाओं का भविष्य कहाँ जाएगा? प्राइवेट कंपनियों में। सरकारी तो सारी कंपनियां बिक रही है, और सरकारी जब कंपनियां बिकती है ना तो प्राइवेट कंपनी में सैलरी इंडेक्स जो होता है ना वो बढ़ता नहीं है, ग्रो नहीं करता है। तो सरकारों को ये सोचना होगा। और अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं नहीं तो कहीं सरकार असक्षम है। अगर अमेरिका में सरकारी कर्मचारी काम कर सकते हैं तो हिंदुस्तान में भी काम कर सकते हैं, इजराइल में काम कर सकते हैं, रसिया में काम कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान में भी काम कर सकते हैं। उसके लिए सरकारों को रोड मैप तैयार करना होगा। और जितने भी सांसद, विधायक, सरपंच और भी छोटे छोटे नेता होते हैं जिसको वार्ड कमिश्नर कहते हैं, उन सभी को सुधारना होगा और साथ में इस देश के लोगों को सुधारना होगा। तब जाके ये बीएसई जो है ना वो हमारे देश के रेलवे को नहीं खरीदेगा। ये बीएसई जो है ना वो हमारे देश के एयरपोर्ट को नहीं खरीदेगा। और मुंबई में सुने हैं अडानी जी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कर रहे हैं। विवाद भी हुआ था कुछ दिन पहले कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रहा है। मुंबई का एयरपोर्ट अडानी का हो गया, दिल्ली का एयरपोर्ट जीएमआर का हो गया। आखिर सरकार की संपत्ति, सरकार मतलब मोदी जी नहीं, सरकार मतलब राहुल गांधी नहीं, सरकार मतलब हम और आप, हम लोगों की संपत्ति को इस देश के नेता जो है ना वो औने पौने दामों में क्यों बेच रहे हैं? और इस पे सवाल कौन उठाएगा? इस पे सवाल ना उठाया जाए इसके लिए आर्यन खान प्रकरण होता है। इस पे सवाल ना उठाया जाए इसके लिए उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाती है। इसके लिए सवाल ना उठाया जाए इसके लिए कंगना रनावत कभी कभी विवाद खड़ा कर देती है। इसके लिए सवाल ना उठाया जाए इसके लिए टीवी पे एक टिक्काधारी और एक टोपी पहना के हिंदू मुसलमान को रोज लड़ाया जाता है, जिसको बोलते हैं मुर्गा लड़ाना। एक्चुअल मुद्दा पे मीडिया को आना होगा और इन सब चीज़ों को दिखाना होगा निष्पक्ष होके। यहाँ पे आधी मीडिया जो है वो विपक्ष की तरफ खड़ी हो गई है और आधी मीडिया जो है वो पक्ष की तरफ खड़ी हो गई है, जबकि मीडिया को हमेशा सेंट्रल में खड़ा होके जो है ना इस देश के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। लोकतंत्र का 4 स्तंभ में सबसे मजबूत स्तंभ है मीडिया, और मीडिया ही जब जर्जर हो जाएगा ना तो हमारे देश की सरकारी संपत्तियाँ बिकेगी,
हमारे देश का भविष्य जो है वो बर्बाद होगा। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज से 30-40 साल बाद इस देश के लोग सवाल करेंगे कि जब देश की सरकारी संपत्ति बिक रही थी तो मीडिया वाले आप लोग कहाँ थे। तो मैं कहूँगा कि मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। इसीलिए सभी को देश की सरकारी संपत्ति ना बिके, इसके लिए आवाज़ उठाना होगा। बाकी ये मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करना, दूर तक पहुंचाने का प्रयास करना। और इस देश के जितने भी ईमानदार लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो या किसी भी क्षेत्र के हो, वो सभी आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। इस देश का सबसे बड़ा खरीद बिक्री सेंटर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सामने से खड़ा होके सरकार को आईना